Hi my dear students, कैसे हैं सारे बच्चे? I hope that you all are preparing nicely for your board examinations. Dear class 10 students, in the last session we have started to study about the sexual reproduction in flowering plants. Today we will be continuing and also completing this portion which is sexual reproduction in flowering plants. Let's start the topic now. तो बच्चा लोग अब आप लोगों को यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स क्या होता है। पिछले सेशन में हमने पॉलिनेशन पढ़ा, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने देखा कि फ्लावर में कितने टाइप के वॉल्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स ऑफ फ्लावर हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट आखिर करते कैसे हैं। रिप्रोडक्टिव वॉल्स ऑफ फ्लावर को हम पिस्टल एंड स्टेमन नाम से जानते हैं, राइट। स्टेमन के पास में बच्चों बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है और ये एंथर के अंदर बहुत सारे स्मॉल 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स मेल गैमीट को राइज देने वाले सेल्स हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल गैमीट को राइज देने वाले सेल हैं। तो आज मैं आप लोगों को आउट ऑफ एनसीईआरटी छोटा सा पोर्शन बताने जा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में वो लिखा तो है पर बड़ी इनडायरेक्ट से फैशन में लिखा है। हम क्लास 10 एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा इलाबोरेटिवली जाके एक छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं ताकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। तो बच्चों इसके लिए देखो, क्या आप सब लोगों ने इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए हैं? कभी भी आपने फ्लावर देखा होगा तो आपने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जरूर देखे होंगे, जैसे कि आपकी चाइना रोज फ्लावर में जरूर देखने मिलता है। रेड वाला जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में ऐसे करके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हमने गलती से भी उनको टच किया तो हमारे हाथ में बहुत सारी येलो येलो डस्ट आ जाती है। वो डस्ट एक्चुअली पॉलन डस्ट है, वो पॉलन ग्रेन्स है जो हमारे हाथ पे स्टिक हो चुके हैं, ठीक है। तो मानो कि कोई हनी भी अगर इसके कांटेक्ट में आई तो क्या ये पॉलन उसके अपेंडिक्स के ऊपर स्टिक नहीं हो जाएंगे? दे विल डेफिनेटली गेट स्टिक टू द अपेंडिक्स ऑफ हनी बी एंड व्हेन हनी बी विल नाउ गो टू अनदर फ्लावर और वहां जाकर वो स्टिग्मा पे लैंड करती है, सेम स्पीशीज का फ्लावर होता है, तो फिर ये पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ पहले तो हाउ द पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड, what are pollen grains actually, how pollen is formed। देखो, जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे ना एंथर नाम के, वो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारा रॉड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि पॉलिन्स बनाने वाला है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हो तो उन सेल्स को हम बोलते हैं पॉलन के मदर सेल्स, जो पॉलन को राइज देंगे। ऑब्वियसली हम उन्हें पॉलन के मदर सेल्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलन के जो मदर सेल्स हैं बच्चों वो ये प्रेजेंट है। इनका नेचर कैसा होता है? दे आर डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड मतलब इनके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 2n सेल्स होते हैं। ये पॉलन के मदर सेल्स मियोसिस 1 अंडरगो करके बनाते हैं 2 हैप्लॉइड सेल्स, एक और एक 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं ये, जो कि मियोसिस 2 अंडरगो करके बनाता है टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स। बच्चों मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2n से n वाले सेल्स बने, रिडक्शन हो गया क्रोमोसोमल कंटेंट का। पर बच्चों मियोसिस टू रिडक्शनल नहीं होता है, मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब कि अभी n और n कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो रिजल्टेंट 4 सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड ही होने वाले हैं, उसमें n/2 मत सोचने लगना, ठीक है। अभी 4 जो तुम्हारे पास में टेट्राड बना है हैप्लॉइड पॉलन सेल्स हैं, ये सब सेपरेट होके पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। समझ में आया? हर पॉलन ग्रेन के पास में हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है हमारे, ये अभी भी फंक्शनल गैमीट सेल्स नहीं है, इसके अंदर एक और चेंज आएगा तब जाके मैं इनको गैमीट सेल बोल सकती हूँ, या ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चों, इनके जो ये क्रोमोसोमल कंटेंट n प्रेजेंट है ना, ये माइटोसिस अंडरगो करेगा पहले एक बार, अंदर अंदर ही बनाएगा 2 हैप्लॉइड सेल्स, अंदर अंदर ही एक n बनाएगा एक n बनाएगा, ऐसे करके प्रेजेंट होगा पॉलन ग्रेन,
ठीक है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस। ऐसे करके दो न्यूक्लियस वाला पॉलन ग्रेन बन जाता है हमारे पास में, ठीक है, जिसके बाहर की वॉल जो है वो डबल लेयर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन लेयर, इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन लेयर, ठीक है। और इन एक्साइन इंटाइन के बीच में स्मॉल स्मॉल पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर की तरफ एक्सेस मिलती है जिनको, क्योंकि बच्चों पॉलन जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर इसमें वाटर की एंट्री अलाउ होनी चाहिए। तो इसमें अगर दोनों वॉल्स बड़े थिक से प्रेजेंट हो गए तो पॉलन के अंदर पानी कैसे जाएगा, जर्मिनेशन कैसे होगा, इसलिए पिट्स प्रेजेंट होते हैं टू अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो दिस इज अबाउट दी पॉलन ग्रेन। हमारे माइंड में क्या क्या इमेजिनेशन हुआ, हमारे पास जो बाइलोब डांथर प्रेजेंट है उसमें कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो कि पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। जब ये सेल्स पॉलन ग्रेन्स बना रहे हैं तब ये ग्रीन, मतलब हम बोलेंगे कि फ्रेश टिश्यू है, हमारा लाइव टिश्यू दिखता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होता है ये, ठीक है, एंथर्स टच करते हैं तब। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलन बनाने के लिए गैमीट मदर सेल या पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है। पहली बार मियोसिस 1 अंडरगो करेगा तब बनाएगा 2 हैप्लॉइड सेल्स, फिर मियोसिस 2 करेगा तो बनाएगा 4 हैप्लॉइड पॉलन सेल्स, ठीक है। और ये चारों पॉलन सेल सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। पॉलन सेल के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा एन, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर अंदर माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा एक बार और बनाएगा 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में। वो एक न्यूक्लियस का नाम होगा आपके पास में जनरेटिव न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस का नाम होगा आपके पास में पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे फीमेल गैमीट कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो हाउ दी फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड। जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। देखो ये भी कोई टफ टास्क नहीं है। हर फ्लावर के अंदर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो वो ऑब्वियसली उसके कार्पल या पिस्टल पोर्शन में होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो तुम लोग, ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं हमें ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स, ठीक है। बच्चों ओव्यूल्स फिर से मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। हम पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलते हैं बच्चों, तो मैं पॉलन ग्रेन की मदर सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलती तो रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। मैंने यहां लिख देना है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने अगर इसको लिख दिया है कि ये पॉलन मदर सेल है तो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखें तो मेगास्पोर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, गैमीट, फीमेल गैमीट, इसलिए हम मेगास्पोर बोलते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट सेल ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड सेल है। पहले तो ये मियोसिस 1 अंडरगो करेगा और बनाएगा 2 हैप्लॉइड सेल्स, एक और एक, मियोसिस 2 अंडरगो करेगा और बनाएगा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, बिल्कुल पॉलन में बनी थी वैसे ही। लेकिन बच्चों हमें एक सेल को बड़ा करना है और बाकी सेल से हमें मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फीमेल गैमीट बने वो बड़ा साइज का हो, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो, ताकि जब उससे सीड बने तब वो सीड के पास में अप्रोप्रिएट मात्रा में न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन की कमी नहीं पड़ जाए। इस सेंस में 3 सेल्स अपने आप को एक प्रकार से सैक्रिफाइस कर देते हैं और एक हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल जो बचता है उसके अंदर सारा का सारा अपना साइटोप्लाज्म डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 सेल डिसइंटीग्रेट हो गए बच्चों, उन्होंने अपना सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सिर्फ एक ही सेल को दे दिया और न्यूक्लियस लॉस्ट हो गया। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, 3 डॉटर सेल्स,
sacrificed. ओके बच्चों, ऐसे हुआ। फिर यहाँ पर माइटोसिस होगा अब इस न्यूक्लियस का, और ये बनाएगा 2 न्यूक्लियस। फिर माइटोसिस होगा 2 से 4 न्यूक्लियस। फिर माइटोसिस होगा 4 से 8 न्यूक्लियस। ऐसे करके एक 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है। ठीक है, 3 बार माइटोसिस हो रहा है। पॉलन ग्रेन में कितने बार हो रहा था? हमने पॉलन ग्रेन में देखा था, पॉलन ग्रेन के अंदर एक बार माइटोसिस हुआ और बना एक जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक बना था हमारे पास में पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये पॉलन ग्रेन जब जाके स्टिग्मा पे लैंड होगा ना, तब वापस से इस जनरेटिव न्यूक्लियस एक और माइटोसिस अंडरगो करेगा, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस नहीं करेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों आगे जाके, 2n और एक और ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का एक्चुअल फंक्शनल फॉर्म में 2 बार माइटोसिस होता है पॉलन ग्रेन बनने के बाद में। वैसे मेगास्पोर बनने के बाद में कितने बार माइटोसिस होता है? अगर हम देखें तो हमारे पास में हमें देखने मिल रहा है एक बार यहाँ हो रहा है, दूसरी बार यहाँ हो रहा है, तीसरी बार यहाँ हो रहा है, 3 बार माइटोसिस होता है। ठीक है, तो 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8, सॉरी 1 से सेल नहीं बनते हैं ना, गलत बोल दी गलती से। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। सेल डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है अंदर अंदर। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो एक मेगास्पोर से, एक न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर से 2 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर बनेगा, 2 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर से 4 न्यूक्लियस वाला मेगास्पोर बनेगा, 4 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर से 8 न्यूक्लियस वाला मेगास्पोर बनेगा, तब जाके माइटोसिस स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या हुआ? अब हमारे पास में सेल प्रेजेंट है, मेगास्पोर। ठीक है, और ये क्या बनाने वाला है अभी? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक फंक्शनल फीमेल गैमेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, ये जो मेगास्पोर हमारे पास प्रेजेंट है, इसको मेगा गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है? अपने 8 न्यूक्लियस को प्रॉपरली अलाइन कर दे रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो 3 न्यूक्लियस इसने कॉर्नर पे चिपका दिए, 3 न्यूक्लियस इस कॉर्नर पे चिपका दिए, और 2 न्यूक्लियस बीच में रख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके देखो। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, जहां पर एक ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक गैदरिंग से 8 न्यूक्लियस और टोटल अंदर प्रेजेंट सेल्स जो है वो है, बता रही हूँ। देखो आपको ड्रॉ ही कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैं ऐसे बोलूंगी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये क्या है? ये है एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है भी हमने देखा, फंक्शनल फीमेल गैमेट। मैं इसको क्या बोलूंगी बेटर टर्मिनोलॉजी में? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। ये कितने न्यूक्लियस की स्टेज है बच्चों? ये 8 न्यूक्लियस स्टेज है। ये कितने सेल्स की स्टेज है बच्चों? आप देखते हैं यहाँ पर सेल्स कितने हो गए, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया, अंदर अंदर सेल बन गए, सेल के अंदर सेल बन गए, एक मेगास्पोर सेल के अंदर और सेल बन गए, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है। तो देखो, एक तो न्यूक्लियस देखते हैं पहले, यहाँ पर ध्यान से दिखते हैं। 1 2 न्यूक्लियस, 3 4 5 न्यूक्लियस, 6 7 8 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लिएट हो गया। सेल कितने? एक सेल पूरा, 2 3 4 5 6 7, टोटल सेल कितने हैं एम्ब्रियो सैक में? 7 सेल स्टेज है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। इसको बोलते ही ऐसा है। ये बच्चों क्वेश्चन नीट में भी आता है, इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, फिर भी नीट लेवल के लिए भी इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। इसी साल के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, तो देखो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज में हमारे पास जो ऊपर के 3 सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। नीचे के जो हमारे पास में ये और ये कॉर्नर के सेल्स है ना, जो ग्रेवी दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं चलाजल सेल्स। ओह नो 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 नो, सिनर्जिस्टिक सेल्स। ठीक है,
और सेंटर में आता है पोलर न्यूक्लियर। एक मिनट, मेरे पास में इतने सारे वर्ड्स दिमाग में हिट हो जाते हैं क्योंकि इन सब के इंटरचेंजेबल शब्द होते हैं कई बार। सिनर्जिस्टिक, और ये हो जाता है आपके पास में पोलर न्यूक्लियर, दो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियर। और बच्चों जो ये सेल बीच में रह गया इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं एग सेल। बताओ, इतने बड़े एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एग सेल है, बाकी सब किसी काम नहीं आने वाले क्योंकि। ठीक है, तो अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, हमें बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये सब क्या क्या पढ़ा हमने, क्या हुआ एक्चुअली में। देखो, एक सेकंड, हाँ चेक कर रही हूँ मैंने कोई और इमेज लिया है क्या, नहीं ये इमेज लिया। देखते हैं। ओके, सो नाउ अब क्या देखा हमने, जो पॉलन ग्रेन्स है वो आके स्टिग्मा पे लैंड कर गए, दिख रहे हैं आपको सभी को? पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे लैंड कर गए, चिपक गए। अब इनकी पॉलन ट्यूब बन रही है। पॉलन ट्यूब में कौन सा न्यूक्लियस होता है बच्चों? पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने कहा था कि एक बार और माइटस होगा और जनरेटिव न्यूक्लियस वापस से कॉपी करेगा। देखो, तो पॉलन ट्यूब के अंदर हमारे पास में अभी पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होना चाहिए। तो ये रहा आपके पास में पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, जनरेटिव न्यूक्लियस अपने आप को कॉपी कर लेगा। ठीक है, अब जाके क्या देखा हमने कि ये जाके इसके ऊपर अटैच हो रहा है। एक्चुअली में ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर जाके अंदर एंटर करना चाह रहा है। कौन? पॉलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब आप देखो, पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर एंटर हो गया। ठीक है, एग का न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, एग के न्यूक्लियस के साथ में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। मैं आप लोगों को इसमें जो मैंने डायग्राम बनाया था इसी में बताती हूँ बना। मान लो कि पॉलन ट्यूब आ गई। ठीक है, तो जैसे कि पॉलन ट्यूब आ रही है, तो पॉलन ट्यूब आएगी ऐसे करके बच्चे। तो इन दोनों में से कोई एक सेल जो है ना वो डिसइंटीग्रेट होके पॉलन ट्यूब के जाने का रास्ता बनाएगा। इन दोनों में से, है ना, हमारे जो ये सिनर्जिस्टिक सेल्स है, इन दोनों में से कोई एक सेल ऐसा होगा जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और पॉलन ट्यूब के अंदर जाने का रास्ता बनाएगा। पॉलन ट्यूब में एक तो ट्यूब न्यूक्लियस था, हमें उससे मतलब नहीं। हम जानते हैं कि हमारे पास में एक जनरेटिव न्यूक्लियस भी था जो मैंने यहाँ बना दिया। बच्चों, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को बना लेगा एक और दो न्यूक्लियस स्टेज। ठीक है, मतलब ये वापस माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है। जनरेटिव न्यूक्लियस अंदर अंदर वापस से माइटोसिस परफॉर्म करेगा और बनाएगा अपने से एक और दो न्यूक्लियस की स्टेज। ठीक है, ये इसने अभी किया है, ऑन स्पॉट एक्टिविटी है ये, सडनली किया। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस अंदर आ जाएंगे दोनों के दोनों। ये वाला न्यूक्लियस का कोई काम हमें नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों न्यूक्लियस की काम है। ठीक है, ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये अंदर आ जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस एक वाला एग सेल के साथ में फ्यूज करेगा और एक न्यूक्लियस इन दो न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करेगा, बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो बच्चों, ये ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर जिसमें कि 3n n प्लस n प्लस n 3n एक न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और बच्चों, जो ये वाला n और ये वाला n है एग सेल का, और जो हमारे पास में मेल गमीट का आया ये बनेगा 2n, इसको हम बोल देंगे जाइगोट। ये आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो चीजों का हुआ है। एक तो हमारे सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई का हुआ है यहाँ पर, एक फर्टिलाइजेशन हमारे पास एग सेल और जनरेटिव न्यूक्लियस के
एक सेल का हुआ है, डबल जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ऐसे भी बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टर्मिनोलॉजी ऐसे इस्तेमाल होती है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब भी बहुत क्लियर सी बात लग रही है कि यहाँ पर एक और दो और तीन चीजें फ्यूज हुई हैं आपस में, तो एंडोस्पर्म इज ट्राइन्यूक्लियेट स्टेज, ठीक है। एंडोस्पर्म इज ट्रिपल फ्यूजन प्रोडक्ट, ऐसे करके बना आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब तुम यहाँ देखोगे तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा, देखो यहाँ से सबको मालूम पड़ गया है कि बाकी सब चीजें तो खत्म मामला हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जो भी चीजें है ना एक्स्ट्रा में, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब मान लो कि ये साइड वाला सेल, ये वाला सेल, ये सब एंटीपोडल सेल्स सब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म का ट्राइन्यूक्लियेट स्टेज, और इसके साथ में बचेगा क्या? एक डिप्लॉइड जाइगोट। देखो बच्चों यही तो बनाया हमने वहां पर। अब बच्चों ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगी अच्छा हमारी सीड, ठीक है। और सीड के आसपास में कोटिंग रहती है, ठीक है। जब ये सीड हमने जर्मिनेट कर दी तो फिर इससे प्लांट बनेगा। मतलब कि बेसिकली देखा फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो प्रेजेंट है, जिसके अंदर जाइगोट प्रेजेंट है, इसी से एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म। कब तक? जब तक कि वो जर्मिनेट होकर प्लांट ना बन जाए। ओके, so this is how the fertilization will take place inside the plants. I hope that it's a very easy concept now. Now let us think about what will happen about the flower when the fertilization has taken place. मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होने चाहिए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं बच्चों। इसमें पहला आता है फ्लोरल पार्ट का क्या होगा, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में सेपल, पेटल और स्टेमन का क्या होगा ये देखते हैं। सेपल ग्रीन पोर्शन जो थे फ्लावर के नीचे थैलेमस के साइड्स में, पेटल्स हमारे कलरफुल पोर्शन जो थे, और स्टेमन जो है मतलब कि जिसपे फिलामेंट और एंथर अटैच्ड है, ये सब के सब विदर ऑफ हो जाएंगे, ये सब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, प्लांट इन्हें गिरा देगा, ठीक है, फ्लावर्स से। तो ये सब तो गिर गया, तो फूल हमारा सूख के गिर गया, ठीक है। फूल नहीं गिर गया पूरा, क्या गिर गया है एक्चुअली में? सेपल गिर गया है, पेटल गिर गया है और स्टेमन गिर गया है। ओवरी की बात करें तो अब ओवरी में तो हमने कहा सीड बनेगा, तो ओवरी थोड़ा ना गिरना चाहिए। तो ओवरी की जो वॉल है वो स्वॉलन अप होगी, न्यूट्रिशन डिराइव करेगी, प्लांट उसको बहुत नरिशमेंट देगा, और ओवरी की वॉल से बनेगा फ्रूट वॉल। ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बनाएंगी, ओव्यूल्स सीड बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स से ही सीड बन रहा है। इन टेग्यूमेंट्स जो आउटर लेयर है, ठीक है, ओव्यूल्स की आउटर लेयर है, उससे बनेगा सीड कोट, फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा एम्ब्रियो। हाउ इजी, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा इसमें कि हमारा जो फ्लावर है उसका क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्लावर के अंदर से स्टेमन फॉल ऑफ हो जाएगा, उसके अलावा पिस्टल फॉल ऑफ हो जाएगा हमारा, सॉरी पिस्टल फॉल ऑफ नहीं होगा, पेटल फॉल ऑफ हो जाएगा, और हमारा सेपल फॉल ऑफ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन बचेगा, जिसमें कि ओवरी होगी। ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बनाएगी, ओव्यूल सीड बनाएगा, ओव्यूल की आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड का कोट बनाएगी, टेस्टा, और लास्ट में हमारे पास में फर्टिलाइज्ड एग जो प्रेजेंट है अंदर जाइगोट, उससे बनेगा एम्ब्रियो। ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। इस प्रकार से सीड बनती है, सीड के जर्मिनेशन से एक नया प्लांट बनता है। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल टफ चीज नहीं थी, हमने इसे बहुत अच्छे से क्लियर किया है, एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड जाके किया है, आई नो दैट वेरी वेल, बट इसे ऐसा करना चाह रही थी कि तुम्हें वापस रिविजन नहीं करना पड़े और तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट, इसके बाद में दैट टॉपिक विल बी योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, प्लांट में सीड के बारे में जब हमने बोला कि सीड का फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बन चुका है, तो सीड का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा। तो तुम्हें इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है हमारे एनसीईआरटी ने क्लास 10th में, चने वाला। तो आप देखो, अगर आपने एक ब्लैक ग्राम सीड लिया है, काला चना लिया है, और आप देखते हैं कि वो काला चना जो है उसको आपने पानी में रख दिया, तो आप क्या देखेंगे कि वो स्वॉलन हो जाएगा, वो पूरा स्वॉलन हो जाएगा इन वाटर। ठीक है। अच्छा, ये जो काला चना है बच्चों,
इसके अंदर जब पानी जाएगा इस माइक्रो अपर्चर्स के थ्रू, वाटर की एंट्री होगी, तब ये जर्मिनेट होगा। इसमें 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो ग्राम सीड है तो वो ओपन होंगे, क्योंकि ग्राम सीड एक डाइकॉट प्लांट होता है। ये ओपन होंगे, ठीक है, और ग्रीन कलर के बन जाएंगे फ्लैशी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऊपर ऊपर का एम्ब्रियो पोर्शन जो है, ऊपर ऊपर का एम्ब्रियो पोर्शन जो है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, ठीक है। और प्लूम्यूल शूट बनाता है प्लांट की। नीचे नीचे का एम्ब्रियो पोर्शन जो है इसको रेडिकल बोलते हैं बच्चों, और ये रूट बनाता है प्लांट की। तो ये भी चेंजेस होंगे हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर व्हेन सीड्स आर केप्ट इन वाटर, ठीक है, water enters making the seed swollen, when swollen, when the seed germinates, the plumule portion of embryo forms shoot, the radical portion forms root, and the cotyledons becomes green and fleshy. ठीक है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जब तक कि रियल में इनकी पत्तियां नहीं आ जाती ना बच्चों, तब तक कॉटिलेडॉन बोलता है चलो ठीक है मैं ही फोटोसिंथेसिस कर देता हूँ, इसके कारण से वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। आपने कभी भी कोई भी सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा होगा, आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा कि जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो हमेशा ऐसे ओपन होके डार्क मतलब थोड़ा थिक और ग्रीन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस एबिलिटी रखते हैं। कब तक? जब तक कि उस प्लांट की फर्स्ट रियल लीव्स नहीं आ जाती तब तक। So this is all about your sexual reproduction flowering plants. Next class we will be starting with the sexual reproduction in human. I will be dealing with the male reproductive system and the female reproductive system and also the reproductive health portion. So do not fear, आप लोगों का syllabus timely complete करवा दिया जाएगा and the theoretical portion I will be making you all revise accurately, जिसके बाद आपको किताब खोल के देखना ना पड़े। and also I will try to take another, जो भी हमारे next chapters आने वाले हैं like genetics वगैरह, I'll try delivering them on the digital board if it is possible for me. So let's end this session now and we'll be meeting in the next class. Bachcho, do not forget to like, share and subscribe this channel. Please keep sharing, please keep watching and learn. Bye everyone.